वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम झिल्ली रहित कोशिकांगों के बारे में स्टडी करेंगे। और वो हमें ध्यान रखना है, दो कोशिकांग ऐसे हैं जो कि झिल्ली रहित होते हैं। पहला हमें तारकाय ध्यान रखना है और सेकंड हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दें, तारकाय या सेंट्रोसोम होता है, ये किस प्रकार की संरचना है और इसकी खोज किसने की थी। तो आप ध्यान दीजिए, खोज इसकी सबसे पहले की थी वो आपको ध्यान रखना है बेंडेन ने की थी। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई? बेंडेन द्वारा की गई थी। तो जो तारकाय है या सेंट्रोसोम है, इसकी जंतु कोशिकाओं में खोज की गई थी, वो बेंडेन द्वारा की गई थी, ये में ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जो एक वैज्ञानिक थे टी बावेरी, इन टी बावेरी ने इसको सेंट्रोसोम नाम दिया था। तो टी बावेरी ने इनको क्या नाम दिया? सेंट्रोसोम नाम दिया था। तो सेंट्रोसोम नाम देने वाले वैज्ञानिक थे वह कौन थे? तो आप ध्यान दीजिए, सेंट्रोसोम नाम दिया था वह किसके द्वारा दिया गया, या टर्म सेंट्रोसोम किसके द्वारा दिया गया? तो टी बावेरी द्वारा दिया गया था। अब ध्यान दीजिए, तारकाय या सेंट्रोसोम होता है वह किस प्रकार की कोशिकांग है और कहाँ पर उपस्थित होता है, उस बारे में ध्यान दीजिए। तो सभी जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। तो जंतु कोशिकाएं होगी, उन जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। एवं आपको साथ में ध्यान रखना है, कुछ कवकों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है, एवं आपको ध्यान रखना है कुछ शैवाल्स होते हैं उनमें भी उपस्थित होता है। तो आप ध्यान दीजिए, शैवाल में, कवक में एवं जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि तारकाय है वो किस प्रकार की संरचना कहाँ पर उपस्थित होती है। तो आप ध्यान दीजिए, केंद्र के पास में उपस्थित होती हैं, केंद्र के पास में उपस्थित होती हैं। ये केंद्र के पास में आपको ध्यान रखना है, जो झिल्ली रहित कोशिकांग उपस्थित होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम या तारकाय कहा जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है एक ग्रुप में उपस्थित होते हैं, या आप कहेंगे कि एक जो द्विलक है उस संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हें द्विलक के रूप में उपस्थित होते हैं, दो तारक केंद्र इसमें उपस्थित होते हैं। यानी तारक केंद्रों की संख्या कितनी होती है? दो तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, वो इसमें उपस्थित होते हैं। तो दो तारक केंद्रों से मिलकर के बनी हुई संरचना होती है। ये दोनों तारक केंद्र के एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत उपस्थित होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसकी संरचना कैसी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, द्विलक रूप में उपस्थित होती है, दो तारक केंद्र होते हैं, दोनों तारक केंद्र के एक दूसरे के समकोण पर उपस्थित होते हैं। अब एक तारक केंद्र की संरचना किस प्रकार की होती है हम समझ लेते हैं। तो इनके संरचना में आप ध्यान दीजिए, एक सेंट्रल भाग में सेंट्रल हब होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसके सेंट्रल भाग में क्या होगा? एक सेंट्रल हब होता है। सेंट्रल पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या होगा? तो आपको ध्यान का एक सेंट्रल हब है, और सेंट्रल हब के बाद में इससे जुड़ी हुई इस प्रकार की संरचना है, ये हमें ध्यान रखना है। ये इस प्रकार की संरचना है सेंट्रल हब में, और सेंट्रल हब के बाद में आपको ध्यान रखना है बाहर की ओर इस प्रकार से प्राथमिक तंतु निकले हुए रहते हैं। इस प्रकार से क्या निकले हुए रहेंगे? प्राथमिक तंतु बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। और इन तंतुओं की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 9 प्राथमिक तंतु होंगे, वे इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। तो ये प्राथमिक तंतु निकलते हैं, और इन प्राथमिक तंतुओं की संख्या कितनी होती है? तो आप ध्यान दीजिए, प्राथमिक तंतुओं की संख्या होती है वह 9 होती है। तो 9 प्राथमिक तंतु होंगे, कार्ट व्हील की तरह या जो बैलगाड़ी होती है उसकी व्हील की तरह इनकी संरचना होती है। और प्रत्येक तंतु पर ए, बी और सी इस प्रकार से 3 आपको ध्यान रखना है नलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो प्रत्येक तंतु के शीर्ष पर कितनी नलिकाएं उपस्थित होगी? 3 नलिकाएं इस प्रकार से, ए, बी और सी इस प्रकार से 3 नलिकाएं उपस्थित है। तो प्रत्येक तंतु के शीर्ष पर 3 नलिकाएं उपस्थित होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ए, बी और सी इस प्रकार से 3 नलिकाएं उपस्थित होती है। ये हमें ध्यान रखना है, ये 3 नलिकाएं हैं, नलिकानुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं। अब ध्यान दीजिए, ये नलिकाएं होती हैं, ये नलिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। यानी एक नलिका का नीचे का स्तर अगली नलिका के शीर्ष भाग से जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार से यहाँ से नलिका ये जुड़ी रहेगी, इसी प्रकार से यहाँ से नलिका जुड़ी रहेगी, इसी प्रकार से यहाँ से नलिका जुड़ी रहेगी, और यहाँ से भी ये नलिका जुड़ी हुई रहती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, वो प्रोटीन तंतुओं के माध्यम से जुड़ी हुई रहती हैं।
और ये पूरी संरचना का निर्माण होता है और कार्ट व्हील के समान संरचना होती है। तो कार्ट व्हील के समान संरचना होगी, उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रियोल्स कहा जाता है या तारक केंद्र कहा जाता है। तो ये तारक केंद्र की संरचना है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अंदर भरा हुआ द्रव होता है, उसे हम तारक परिद्रव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से तारक परिद्रव्य भरा हुआ रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो है वो आप तंतु उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म जो नलिकाएं उपस्थित होती हैं, सूक्ष्म नलिका उपस्थित होती हैं और इनमें ये आपको ध्यान रखना, ए हो गई, ये बी हो गई और सी, इस प्रकार से 3 नलिकाएं जुड़ी हुई रहती हैं। और बीच का भाग उसे हम सेंट्रल हब कहते हैं। तो इस प्रकार से सेंट्रल भाग होगा वो हब के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार की संरचना होती है वह तारकाय की होती है। तारकाय की संरचना हमें ध्यान रखने किस प्रकार की होती है। खोज किसने की थी, सबसे पहले बेंडे ने खोज की, तो टी बावेरी ने सेंट्रोसोम नाम दिया था। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए इनके कार्य क्या क्या है, सेंट्रोसोम क्या कार्य करता है और कौन से प्रोटीन से। तो तारकाय का निर्माण ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है। इसके 2 मुख्य कार्य हमें ध्यान रखने हैं। पहला कार्य क्या ध्यान रखना है कि जो जंतु कोशिकाएं हैं, उन जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तारक तंतुओं का निर्माण, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तारक तंतुओं का निर्माण इनके द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्र है वो ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, वो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र ध्रुवों के समय निर्माण करेंगे और गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गमन करेंगे। उस दौरान किसका निर्माण होगा, तारक तंतुओं का निर्माण होता है। तो जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतुओं का निर्माण है वो इनके द्वारा होता है, या तरकु तंतुओं को ही हम किस नाम से जानते हैं, तारक तंतुओं के नाम से जाना जाता है। तो तारक तंतुओं का निर्माण होगा वो किसके द्वारा होता है, तो तारकाय के माध्यम से होता है। तो इसका मुख्य भूमिका कहाँ पर होती है, कोशिका विभाजन में होती है। सेकंड कार्य आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है जो कसाब होते हैं या पक्षमाभ होते हैं उनकी आधार कणिका का निर्माण करते हैं। कसाब एवं पक्षमाभ होंगे उसकी आधार कणिका का निर्माण करते हैं। कसाब एवं पक्षमाभ की आधार कणिका का निर्माण होता है वह किसके माध्यम से होता है, तो आप ध्यान दीजिए कसाब एवं पक्षमाभ की आधार कणिका का निर्माण होता है वह भी सेंट्रोसोम के माध्यम से होता है। तो सेंट्रोसोम के 2 मुख्य कार्य ध्यान रखते हैं। पहला कार्य क्या ध्यान रखते हैं, कोशिका विभाजन में सहायता करना। दूसरा कार्य कसाब एवं पक्षमाभ की आधार कणिका का निर्माण करना। तो ये 2 मुख्य कार्य हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अगला कोशिकांग हमें ध्यान रखना है तारकाय के बाद में, और वह हमें ध्यान रखना है राइबोसोम। कौन सा ध्यान रखना है आपको, राइबोसोम। और राइबोसोम की खोज की थी वो पैलेट ने की थी। तो राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, पैलेट द्वारा की गई थी, ये हमें ध्यान रखना है। तो पैलेट द्वारा जंतु कोशिकाओं में इसकी खोज की गई थी। अब राइबोसोम है ये किस प्रकार के, तो आपको ध्यान रखना है झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। किस प्रकार के कोशिकांग है, झिल्ली रहित कोशिकांग है जो कि सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। स्तनधारियों के आरबीसी को छोड़कर बाकी सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो आप ध्यान दीजिए ये सभी जीवित सेल्स के अंदर जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है। केवल आपको ध्यान रखना है जो परिपक्व स्तनधारी आरबीसी होती है उनके अंदर अनुपस्थित होता है, बाकी सभी जीवित कोशिका यानी प्रोकैरियोट्स में भी उपस्थित होगा और किस में उपस्थित होता है, यूकैरियोट्स में भी उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोट्स में एवं यूकैरियोट्स दोनों प्रकार की कोशिकाओं में ये कोशिकांग उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों प्रकार की कोशिकाएं होगी उनके अंदर राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम की खोज पैलेट द्वारा की गई थी और ये आपको ध्यान रखना है झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं, सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए राइबोसोम होता है उनके जो मापन किया जाता है वो अवसादन गुणांक के द्वारा किया जाता है। अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम है वो 2 प्रकार के होते हैं। इनके टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, तो आप ध्यान दीजिए राइबोसोम है वे आपको ध्यान रखना, एक तो होंगे 70S राइबोसोम और दूसरे होते हैं 80S राइबोसोम। एस का मतलब होता है सैडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये हमें ध्यान रखना है 70S राइबोसोम और दूसरा राइबोसोम का प्रकार होगा वो हमें ध्यान रखना है 80S राइबोसोम। तो जो अवसादन गुणांक है उसके आधार पर राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और दूसरे कौन से ध्यान रखना है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम होता है यह 2 उपिकायों से मिलकर के बना होता है। एक छोटी उपिकाई होती है 30S और बड़ी उपिकाई होती है वो 50S होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है
दो उप इकाइयों से मिलकर के बना होगा। छोटी उप इकाई होती है 30s और बड़ी उप इकाई 50s होती है। इसी प्रकार से जो है 80s राइबोसोम ये भी दो उप इकाइयों से बना होता है। छोटी इकाई होती है उसे 40s कहेंगे और जो बड़ी उप इकाई होती है उसे 60s के नाम से जाना जाता है। तो ये दो राइबोसोम की इकाइयाँ होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए राइबोसोम होता कहाँ है, किस प्रकार का राइबोसोम किस में उपस्थित होगा। तो सिट्रस राइबोसोम होता है, यह सिट्रस राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर उपस्थित होता है। किसके अंदर उपस्थित होगा, ध्यान दीजिए, सिट्रस राइबोसोम होता है वह प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर उपस्थित होता है, इनके कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। दूसरा आप ध्यान दीजिए जो सिट्रस राइबोसोम होता है वह यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक सेल के कौन सी संरचना के अंदर उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और हरित लवक के अंदर उपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट होता है, उस हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी सिट्रस प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। सिट्रस प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में उपस्थित होता है। 80s प्रकार का राइबोसोम होता है, वो किस में उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो आप ध्यान दीजिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, अंतःपद्रव्य जालिका में उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है और कहाँ उपस्थित होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतःपद्रव्य जालिका होती है वहाँ पर भी उपस्थित होता है। ये हमें ध्यान रखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है ये कोशिका द्रव्य में एवं आपको ध्यान रखना है केंद्रक में उपस्थित होता है। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सिट्रस प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80s प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिट्रस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। परंतु दो कोशिकांग ऐसे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक के नाम से जाने जाते हैं, उनके अंदर सिट्रस प्रकार का राइबोसोम होता है। अब ध्यान दीजिए राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ होती हैं, उसमें एक बड़ी उप इकाई होती है, वो आपको इस प्रकार से ध्यान रखनी है। बड़ी उप इकाई जैसे कि मैंने लिख दिया 40s या जो है बड़ी उप इकाई 50s हो गई प्रोकैरियोट के अंदर, और उसके बाद में छोटी उप इकाई इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और छोटी उप इकाई कौन सी होगी, 30s। तो ये दोनों उप इकाई आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, वो एक आयन पर सांद्रता पर निर्भर करती हैं, मैग्नीशियम आयन। तो आप सवाल पूछा जा सकता है कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ होती हैं, उनका जोड़ने का कार्य कौन सा आयन करता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम आयन होता है, वह छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई को जोड़ने का कार्य करता है। जब सामान्य अवस्था होती है दोनों इकाइयाँ अलग अलग होती हैं और प्रोटीन संश्लेषण समय दोनों इकाइयाँ जुड़ करके और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। जबकि आप ध्यान दीजिए प्रोकैरियोट्स के अंदर जो छोटी और बड़ी उप इकाई है वो आपस में जुड़कर के एक लंबी या कहेंगे पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं या बहुराइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करती है। तो इस प्रकार से राइबोसोम का कार्य हमें क्या ध्यान रखना है, प्रोटीन संश्लेषण करना। तो ये था किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। इससे पहले हमने देख लिया वह आपको तारकाय के ध्यान में। ये दोनों कोशिकांग आपके इंपॉर्टेंट हैं और दोनों का अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक यू।